खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज चूँकि बुधवार का दिन है और आज 14 मई सन 2025 है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं तो हम आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के में हर वो छोटी बड़ी खबर लेकर जिसे आप देखना चाहते हैं, क्योंकि न सिर्फ देश के अंदर मुल्क के अंदर कुछ अहम तरीन खबरें आ रही हैं जिस पर हम तज्जिया तबसरा करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आज अरब दुनिया से भी एक दो बड़ी बातें आ रही हैं, एक दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि बरसगीर के साथ साथ दुनिया भर के अंदर एक नया न्यू नॉर्म बन रहा है। वो क्या है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। भारत पाकिस्तान की कशीदा सूरत हाल के बीच में अहम तरीन कुछ मामलात हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। आज दो अहम तरीन इजलास है। एक इजलास सरहद पर क्या कुछ होगा उस हवाले से है, दूसरा इजलास ये होगा कि पाक भारत कशीदगी को किस सिमत में ले जाना है, इस ज़िमन में भी एक बाखबर करेंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और उमर अब्दुल्ला का आज का पड़ाव कहां पर होगा, और एक अच्छी खबर श्रीनगर से जो इस वक्त आ रही है वो भी आपके सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ सिर्फ टेलीविजन चैनल पर नहीं बल्कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। और जब आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ खबर देखेंगे नहीं बल्कि इनबॉक्स में आकर आप अपनी आरा भी रखेंगे प्रोग्रामों के बारे में, हालात वाक़ात के बारे में, और अपडेट करेंगे पूरी दुनिया को कि क्या कुछ चल रहा है और जम्मू कश्मीर और देश के लोग, मुल्क के लोग किस तरीके से हालात को देख रहे हैं। तो फटाफट से पहले पड़ाव पर आते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में सबसे पहले हिस्ट्री को याद करते हैं। अहम तरीन वाक़ात में से चंद बातें आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी ज़हूर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, न्यूज रूम में मौजूद है, जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और फिर फटाफट से हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माज़े में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मई की 14 तारीख है, बुधवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपके सामने रखें। और आपको बता दें कि आज के दिन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कायम की। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई और आज के दिन 16 मई 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के आईन साज असेंबली के सदर मुंतखब हुए थे। और 1287 में नीदरलैंड में आज के दिन एक दीवार मुनहदम होने से समंदर का पानी करीबन 72 गाँव में घुसा है, जिसके नतीजे में 50,000 अफराद जो है वो हलाक। 1927 में आज के दिन इराक को बरतानिया से आज़ादी मिली, एक आज़ाद मुल्क बना। और अल्बानी में भाप से चलने वाला पहला लोको इंजन जो है वो बनना शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई। आज के दिन जापानी अफवाज ने नाइजिंग पर कब्जा किया था, यहाँ अपनी बनाई थी। 1940 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में कायम करने के लिए जनरल असेंबली में वोटिंग हुई। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई। 1978 में आज के दिन चीन ने लोकनौर में न्यूक्लियाई तजुर्बा किया। और 1978 में आज के दिन साबिक सोवियत यूनियन, जिसे आज रशिया कहा जाता है, मशरक़ी कज़ाकिस्तान में इन्होंने भी आज के दिन न्यूक्लियाई तजुर्बा किया था। और आपको बता दें कि आज के दिन 1988 में अमेरिका तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के साथ बातचीत के लिए पहली मरतबा अमेरिका इसके लिए राज़ी हुआ। और 1991 में आज के दिन बहर अहमर में एक्सप्रेस जहाज़ डूबने से करीबन 476 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी, मुसाफिरों की मौत हुई। और आज के दिन 1935 में टेस्ट क्रिकेट में पहली बार किसी गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन पर शक जाहिर किया गया, शुबा जाहिर किया गया। और इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी 1935 में। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखे कि आज के दिन माजी में क्या कुछ हुआ है। एक एक करके वो हमने आपके सामने रखा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले बड़ा बयान आपके सामने रखेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंगबंदी का फिर से दोहराया। आपको बता दें कि बड़ा बयान फिर से पाक भारत जंगबंदी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जंगबंदी में तिजारत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को भी कहा और भारत को भी कहा कि अगर आप जंगबंदी नहीं करते तो वो तिजारत रोक देंगे, जिसके बाद जंगबंदी जो है वो मुमकिन हुई।
हम भारत ने लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, लेकिन एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि तिजारत का इस्तेमाल करके दो मुल्कों के दरमियान अमेरिका जंगबंदी कराने में कामयाब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सऊदी अरब यानी अरब मुल्कों के दौरे पर है, जिस दौरान रात देर के रियाद के अंदर वो मौजूद थे और अहम तरीन मामलात पर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बरसगीर के अंदर क़याम अमन के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर बात सामने आई। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मामलात पर भी उनकी गुफ्तगू सामने आई है। ताहम एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान जब दोनों जंग के दहाने पर थे तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी काम आई और तिजारत को लेकर जो संगीन सूरत हाल बन रही थी, जिस तरीके से एक मौक़िफ़ अमेरिका ने इख्तियार किया था, उसका असर जो है वो दोनों मुल्कों के अंदर देखने को मिला। और ये तवील जंग जो होने वाली थी, ये जंग होने से पहले ही रुक चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि उनके दफ्तर ने जिस तरीके से मेहनत की, काम किया, इसके मौसर असरात जो है वो बरसगीर के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि ये तीसरा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं कि जंगबंदी के पीछे उनके दफ्तर और उनका ज़ाती रोल है और लगातार वो भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को कहा कि उनके साथ तिजारत तभी मुमकिन हो सकती है जब वो जंगबंदी करेंगे, जिसके बाद ही जंगबंदी का ऐलान पहले यूएस से, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्विटर पर किया, एक्स पर किया, और उसके बाद भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर खारजी सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने उसको इंडोर्स किया। तो कुल मिलाकर बरसगीर के अंदर क़याम अमन भारत पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात तो अगर आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जंग जैसा माहौल है वो हट चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये सारा सहरा अपने ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पाक भारत कशीदगी के हवाले से सऊदी अरब में किन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज को जरा फटाफट से सुन लीजिएगा। And you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा मिसाइल्स नहीं चलने चाहिए, न्यूक्लियर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये जंगबंदी मुमकिन हो पाई ये वो तब बता रहे थे जब वो सऊदी अरब के दौरे पर है। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अरब मुल्कों के दौरे पर है। एक तरफ से पाक भारत के हवाले से ये खबर हमने आपको बता दी, दूसरी तरफ से अमेरिका के अंदर जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के तर्जुमान का भी बयान रात देर गए सामने आया है। हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब करते हुए व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने एक बार फिर यह कह दिया कि पाक भारत कशीदगी को कम करना होगा और दोनों मुल्कों के आपस में मुज़ाकरात को लाजमी करार दिया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का मानना है कि अमेरिका लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं, जंग ना हो इस ज़िम्मन में तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम बराह रास्त डायरेक्ट बातचीत, बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए भारत के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, और इन दोनों मुल्कों के बीच बातचीत भी होनी चाहिए। और अमेरिका भी मुसलसल दोनों मुल्कों के सरबराहान के साथ राब्ते में है। कोशिश की जा रही है कि तनाव मजीद कम किया जाए और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इससे बाहर निकाला जाए बरसगीर को, और स्पेशली दो न्यूक्लियर पावर्स को। यूएस डिपार्टमेंट के तर्जुमान की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कई अहम सवालात पूछे गए, जिस दौरान वेस्ट एशिया, सऊदी अरब, रियाद और दीगर मामलात पर जब डोनाल्ड ट्रंप दौरे पर है तो किस तरीके की सूरत हाल है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम मामलात को देखते हैं, अमेरिका इस दौरे को कैसे देख रहा था। लेकिन एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं है, अमेरिका मुसलसल राब्ते में है और कोशिश कर रहा है कि दोनों सरबराह भारत और पाकिस्तान भी राब्ते में रहकर मसले का हल करे। अगरचे याद रखिएगा
जाएगा। भारत सरकार का मौक़िफ़ कल भी सामने आया जब दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सालसी का किरदार निभाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। पाक भारत कशीदगी है, इसमें कोई शक नहीं है। पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए दोनों सरबराहान बात भी कर रहे हैं, डीजीएमओ लेवल पर भी बात है, और तीसरे फ्री की सालसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अटूट हिस्सा है भारत का, और इस ज़िमन में जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर इसको उछालने की कोशिश की जा रही है बार बार, ये दरअसल पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हार है। लेकिन यूएस के दफ्तर खारजा के अंदर यानी यूएस के अंदर जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है, उन्होंने कल क्या कहा डायरेक्टली जरा इसको भी बड़ा सुन लीजिएगा ताकि हालात को मजीद बेहतरी के साथ हम समझ सके। Private diplomatic conversations. What I can say is reiterate what we've been saying for a couple days now, is that we welcome the ceasefire reached between India and Pakistan this weekend, and we commend both prime ministers for choosing the path of peace. The president truthed about this. He was very clear in terms of that. We also want to encourage direct communication between the parties. That is something we've also been clear about as well. India has refused any U.S. effort to mediate between India and Pakistan. How hopeful you are that you will be able to bring them together in the same room for talks? Well, I'm not going to speculate on that. What I can say is that we encourage direct communication. We have been clear on that. We continue to encourage that direct communication. The president has been clear on that. And the president, as I said, has also been clear in praising both prime ministers for choosing the path towards peace and the wisdom and fortitude that shows. Has U.S. sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I'm not going to talk about private. चलिए जनाब, पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात हो रही थी और किस तरीके से अमेरिका के यूएस के दफ्तर में तर्जुमान भारत पाकिस्तान के हालात वाक़ात पर गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं, किस तरीके से अमेरिका बराह रास्त राब्ते में है। याद रखिएगा, भारत सरकार की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हालात पुरअमन बनाने के लिए भारत पाकिस्तान की लीडरशिप आज खुद फैसला ले रही है। तीसरे मुल्क का कोई भी दबाव नहीं है और तीसरे मुल्क की सालसी भी किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर और यूएस के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सवालात का जवाब देते हुए अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स भी नजर आए और जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू हो रही है। एक तरफ से पाक भारत कशीदगी का मामला था, एक तरफ से सऊदी अरब और जो यूएस के ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम हो रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ये बड़ी खबर भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिकी सदर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है। अमेरिकी सदर सऊदी अरब के दौरे पर जहां एक तरफ से वहीं दूसरी तरफ से इसराइल अरब ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश में भी डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। ख्वाहिश है कि सऊदी इसराइल से ताल्लुकात बहाल करें, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश है जिसका इजहार उन्होंने कल कर दिया है। और मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा सऊदी हुकूमत बने। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 1-to-1 मुलाकात के दौरान जो वली अहद शाह सलमान है उनके साथ बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों बातें अपनी रखी। एक ये कि ख्वाहिश है कि सऊदी इसराइल ताल्लुकात बहाल करें और मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बने। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर देते हुए कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के कोट अनकोट करके अल्फाज हैं। दौरे सऊदी अरब के दौरान रियाद में सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी उम्मीद है और ख्वाहिश है और ये ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द इजराइल से ताल्लुकात बहाल करे और मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बने। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये मशरिकी वस्ता के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फैसला अपने लिए नामुनासिब वक्त में कर सकता है, यानी ये वक्त अपने मुनासिब वक्त पर कर सकता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि ये फैसला बहुत जल्द लिया जाए। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपनी तकरीर के दौरान जब वो सरमायाकारी की तकरीर रियाद के अंदर कर रहे थे उस दौरान बताई है। ये बड़ा बयान, एक और अहम बड़ा बयान जो इस वक्त इजराइल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का आया है और सऊदी हुकूमत की तरफ से इस पर रिएक्शन क्या होगा उसका हमें इंतज़ार है। लेकिन फ़िलहाल ख्वाहिश ये जाहिर की गई है कि जो मुआहिदा इब्राहिमी है उसका हिस्सा सऊदी हुकूमत बने
और इजराइल को अपना भाई तस्वुर करते हुए आगे बढ़े ताकि मशरिकी वस्ता के अंदर नए अमन की राह तलाश की जा सके। एक बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के हवाले से जो इन दिनों दौरे पर है। चलिए, ये बात थी अमेरिका सऊदी अरब के हवाले से। अब आगे बढ़ेंगे, बात मुल्क के सूरत हाल के हवाले से करेंगे कि भारत में, मुल्क में क्या कुछ चल रहा है। उस वाले से एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि नई दिल्ली में आज एक बड़ा और अहम इजलास होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में आज CCS की अहम मीटिंग मुनक्कद होगी और आपको बता दें कि जंगबंदी के बाद ये पहली CCS की मीटिंग होगी जिसकी सदारत खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। और आपको बता दें कि मीटिंग करीबन आज 12 बजे मुनक्कद होगी, जिसकी माफ़ कीजिएगा 11 बजे मुनक्कद होगी, जिसकी सदारत खुद जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है वो इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इनके अलावा जो वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और पाक भारत जो कशीदगी है उस वाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा और लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उस वाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस अहम मीटिंग में ब्रीफिंग दी जाएगी। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार इस तरह की मीटिंगें हो रही थी, लेकिन ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि जंगबंदी के बाद ये पहली CCS की मीटिंग होगी। कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी और सलामती सूरत हाल के हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। और ख़बर यह भी है कि इस मीटिंग के बाद काबीना का भी इजलास होने वाला है, उस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी कि आज के काबीना की मीटिंग में क्या कुछ फैसला होगा। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जब काबीना की मीटिंग होगी उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया था जो कास्ट सेंसस है उस हवाले से, लेकिन आज की इस मीटिंग पर भी अहम तमाम लोगों की नजरें रहेंगी कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जो है वो काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास होगा जिसकी सदारत खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। और 11 बजे इस इजलास को नई दिल्ली के अंदर तलब कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का अहम तरीन एक और इजलास आज नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसके बाद मरकजी काबीना का भी इजलास होगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदों पर तनाव और पाकिस्तान और भारत के बीच ताल्लुकात और पूरी दुनिया की जो सफारती मामलात है उस पर एक और हिकमत अमली को तय करके आगे बढ़ा जाएगा और फिर काबीना कमेटी में भी आज कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 11 बजे से सबकी नजरें नई दिल्ली पर मरकूज रहेंगी। ये थी एक खबर जो वजीर आज़म और काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी के हवाले से हमने आपके सामने रख दी है। बढ़ते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की ओर। बात पाक भारत कशीदगी की करते हैं और पाक भारत कशीदगी के बीच बड़ी खबर इस वक्त जरा से सामने यह आई है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत और पाकिस्तान एक और बार आज बात कर सकते हैं। बड़ी खबर कि सरहदी तनाव को किस तरीके से कम किया जाए इस ज़िमन में एक प्लान को तरतीब दिया जा रहा है। डीएस्केलेशन किया जाए, भारत और पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान चॉकआउट किया जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज DGMO लेवल पर एक और बार बातचीत हो सकती है और दोनों DGMOs किस तरीके से सरहदी तनाव को ख़त्म किया जाए, ये जो सूरत हाल पिछले 15-20 दिनों से बनी हुई है इसको किस तरीके से कम किया जाए, एक डिटेल प्लान शीट दोनों DGMOs की तरफ से सामने रखा जा सकता है। बड़ी खबर जो हमारे ज़राया नई दिल्ली से इस वक्त दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड पोस्ट्स पर अग्रीम चौकियों पर जो फौजी तैनात किए गए हैं दोनों तरफ से, पाकिस्तान ने भी अपने इन्फेंट्री और दीगर डिविजन्स को आगे सरहदों पर लाया है, भारत सरकार की तरफ से भी मतबादिल तौर पर इसी तरीके का काम किया गया है। लेकिन अग्रीम चौकियों पर तनाव ना बढ़े और प्री अप्रैल यानी अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर दोनों फौजें चली जाएं, इस ज़िमन में कोशिशों का आगाज आज से किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर प्लान को देखेंगे, मॉडलिटीज़ को तय करेंगे कि किस तरीके से डीएस्केलेट किया जाए ट्रूप्स को भी और ये जो डीएस्केलेशन हो और ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट जो बॉर्डर्स पर है ये किस तरीके से वापस अप्रैल वाली पोजीशन पर आए, इस ज़िमन में हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। याद रखिएगा DGMOs की लेवल की मीटिंग के बाद ही सरहदी तनाव में थोड़ा सा फर्क आया था जब
दोनों तरफैन की तरफ से। उसके बाद बैक टू बैक 2 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें मजीद मॉडलिटीज को तय किया गया कि सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर नहीं, बल्कि समंदरों के अंदर भी अमन होना चाहिए। 2 राउंड इसके हो चुके हैं और आज खबर यह है कि एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि जो डिटेल प्लान हो डीजीएमओ का दोनों का, वो आपस में एक्सचेंज किया जाए ताकि मुस्तकबिल में मजीद परेशानियां पाकिस्तान और भारत की ना हो। याद रखिएगा फरवरी 25, 2021 को डीजीएमओ के दोनों मुल्कों के डीजीएमओ, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हॉटलाइन पर काम किया जाएगा और किस तरीके से तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर अमल दरामद होगा। और उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा था, लेकिन दोबारा से यह माहौल बन पाए इस जिमन में डीजीएमओ लेवल पर हो सकता है। आज बात हो, हमारे जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक डिटेल चार्ट प्लान जो है वो दोनों तरफ से सामने रखा जाएगा। ताहम सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन डिफेंस और दीगर जराया लगातार ये बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी के तहत ये तमाम मीटिंग्स की जा रही है, जिसके बाद आज सबकी नजरें इस पर भी लगी रहेंगी। नई दिल्ली से खबर, जरा एक और अहम और बड़ी खबर पर आते हैं। जब दिल्ली की खबरों का आगाज हो गया तो एक और बड़ी खबर नई दिल्ली से इस वक्त, और ये खबर एक और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हवाले से काफी अहम है। लद्दाख के हवाले से अहम खबर कि मरकजी हुकूमत ने लद्दाख की लीडरशिप के साथ बातचीत के लिए दोबारा से मरकजी वजारत दाखिला, मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने लद्दाख की लीडरशिप को नई दिल्ली तलब किया है और तकरीबन 4 महीने के वक्फे के बाद 27 मई की तारीख को मुकर्रर कर लिया गया है। लद्दाख LAB और KDA के मुश्तरका क़यादत को 27 मई को नई दिल्ली तलब किया गया है ताकि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। पिछले 4 महीने से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि लद्दाख के सियासी पस मंज़र में कुछ मजीद फैसला जात लिए जा सके, लेकिन बात नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो इतलात और ख़बर है वो यही है कि मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने फाइनली 27 मई को नई दिल्ली के अंदर लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के उन नुमाइंदों को तलब किया है जो पहले ही नॉमिनेट किए गए हैं दोनों तरफेन से और जिन्होंने अभी तक 2-3 बार मरकज के साथ बातचीत की है। एक तरफ से नई दिल्ली ने पहल की है 27 तारीख को, वहीं दूसरी तरफ से लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस पर एतराज़ किया है। कहा कि 5 से 6 घंटे या 3 से 4 घंटे की बैठक में लद्दाख के मामलों पर गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल है और यही वजह है कि जब गुफ्तगू नहीं हो पा रही है तो बाद में 5-5, 6-6 महीने का वक्त लगता है, जिसकी वजह से लद्दाख के बुनियादी मसाइल 5 अगस्त 2019 के बाद अटके पड़े हैं। न तो रोजगार का कोई मामला हल हो पा रहा है और ना ही वो तमाम मामला जो लद्दाख की लीडरशिप के सामने रखे थे। और तजवीज़ की गई है कि 2 रोज़ा इजलास हो, 26-27 या 27-28 ये इजलास हो ताकि मुफस्सल तौर पर लीडर्स अपनी बात रख सके और मरकजी हुकूमत भी कोई बात रखे ताकि बीच का कंसेंसस बनाकर आगे बढ़ा जा सके। तो फिलहाल बड़ी खबर लद्दाख से और दिल्ली से यही आ रही है कि 27 तारीख का डेडलाइन, 27 तारीख का डेट जो है वो अनाउंस कर दिया है। सीधे अपने नुमाइंदे इसाक के पास चलेंगे। इसाक, लद्दाख के लिए बड़ी खबर यह है कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि जनाब वहाँ बातचीत के लिए कोशिशें की जा रही थी। लास्ट टाइम एक डेट आई, बाद में मीटिंग हो नहीं पाई। अब खबर यह है कि ऑफिशियल इन्विटेशन लीडरशिप को चला गया है, लेकिन लीडरशिप ये कह रही है कि जनाब 2 रोज़ा इजलास होना चाहिए, एक दिन में ये पूरा नहीं हो सकता है। जी गौर, तब आपको बता दें लद्दाख को लेके जो इससे पहले तय किया था कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ 20 मई को मीटिंग तलब किया गया था, लेकिन 20 मई को कुछ कारणों की वजह से, इस तरह से कुछ रिलीजियस इवेंट्स की वजह से उसको एक्सटेंड किया है और अब जिस तरह से खबरें आ रही है कि 27 मई को लद्दाख के बॉडीज को तलब किया है। लेकिन अब जो लद्दाख के बॉडीज हैं, खासकर LAB के जो मेन कारकुन हैं लखनऊ साहब, उनका कहना है कि 2 रोज़ा मीटिंग होना चाहिए और 2 रोज़ा मीटिंग में जो लद्दाख के अहम मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात अहम होगी कि क्योंकि इस मीटिंग से पहले जो खासकर जो सब कमेटी जिसमें खासकर LAB और KDA का मीटिंग होगा और उसमें वो तय करेंगे कि आने वाले समय में वो किस तरह के डिसीजन लेंगे और वो अपने मांग रखेंगे 2 रोज़ा, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2 रोज़ा मीटिंग के लिए मांग रखा गया है। और उससे पहले एक अहम मीटिंग LAB और KDA का रखा जाएगा
जिसमें ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले मीटिंग में अगर शिरकत करेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर शिरकत करेंगे, जिसमें सबसे पहले उनका जो मांग रहेगी कि 2 रोजा मीटिंग की मांग रहेगा, और साथ साथ जो अहम लद्दाख के दूसरे मुद्दे हैं उनको लेके कैसे वो आगे अपने जो इश्यूज जो है वो रख सके। तो साथ साथ जिस तरह से एचपीसी को इनविटेशन रिसीव हुआ है 27 तारीख को, इसको मद्देनजर रखते हुए जो एलएबी और केडीए के जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल आने वाले समय में लद्दाख के मुद्दों को आगे रखने के लिए जो जिसमें खासकर रिजर्वेशन का मसला है और गैजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट का मसला है, तो साथ साथ जो स्टेटहुड का मसला है, तो इन सारे मुद्दों पे वो डिस्कस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उनकी मांग फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि 2 रोजा मीटिंग जो है उनको रखा जाए। जी ये बताइएगा, ये जो केडीए की और एलएबी की मीटिंग होने जा रही है, क्या ये दिल्ली की मीटिंग से कबल एक इजलास होगा, और ये सब कमेटी का इजलास कब तय पाया गया है दिल्ली के अंदर? साहब, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए जनाब, फिलहाल बड़ी खबर यह कि 27 तारीख को नई दिल्ली के अंदर इजलास होगा। लीडरशिप नाराज है, 2 रोजा इजलास होना चाहिए, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली से क्या कुछ इस पर फैसला हो सकता है। तो ये थी जनाब दिल्ली की वो खबर जो लद्दाख के लोग पिछले कई दिनों से जानना चाह रहे थे, और लद्दाख की लीडरशिप पर यह क्लियर हो गया कि 27 तारीख को नई दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा है लद्दाख को लेकर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। खबर जम्मू कश्मीर से भी आपको बताएंगे, जहां से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बताएंगे आपको क्या है बड़ी खबर, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम के देख रहे हैं आप। 9:05 हुआ चाहते हैं। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं, आगे बढ़ेंगे और एक अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज फिर से जो हज परवाजें हैं वो बहाल हुई हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से पाक भारत जो कशीदगी है उस वाले से हज परवाजें मुतासर हुई थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर फिर से श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज परवाजें जो है वो बहाल हुई है और आज़मीन को दिल्ली में चूँकि तैयारा तब्दील करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। और आपको बता दें कि श्रीनगर से आज 321 आज़मीन हज जो है वो इस पाक सरजमीन के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो हज का फरीज़ा अंजाम देंगे। आपको बता दें कि पाक भारत कशीदगी की वजह से कई दिनों से हज परवाजें मुतासर हुई थी, लेकिन आज जो है हज परवाजें मुकम्मल तौर पर बहाल हुई है। ये तस्वीरें भी सुबह की आपके सामने, जहां पर आप देख सकते किस तरह हाजी साहिबान में खुशी का माहौल है। थोड़े जज्बाती मनाजिर भी देखे गए क्योंकि उनके फैमिली वाले, उनके प्यारे उन्हें अलविदा करने आए थे, क्योंकि पाक ज़ियारत के लिए हाजी साहिबान जा रहे हैं। और इस हवाले से आज जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। लेकिन आपको बता दें कि हज हाउस पर पूरी तरह से हाजी साहिबान के लिए इंतजाम रखे गए थे, साथ ही साथ वहाँ पर खुशी का माहौल भी देखा गया कि बराह रास्त परवाज़ें श्रीनगर हवाई अड्डे से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली है, जिसके बाद इन्हें कैरी ऑन फ्लाइट में जाना पड़ेगा, यानी श्रीनगर हवाई अड्डे से दिल्ली, और दिल्ली से उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट के ज़रिए से सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो हज शेड्यूल था वो ऑलरेडी मुकम्मल हो गया था। लेकिन आज वो जो दरमानदा हाजी साहिबान थे उन्हें सफ़र महमूद पर पहुंचाने के लिए रियासती हज कमेटी, मरकज़ी हज कमेटी और सऊदी हुकूमत के बीच दोबारा बातचीत हुई, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज से हज परवाज़ों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। आज 2 परवाज़ें निकली हैं जी, श्रीनगर जो तकरीबन 321 हाजी साहिबान को आज रवाना कर दिया गया। रियासती हज कमेटी की तरफ से ये बयान भी जारी कर दिया गया और हज हाउस श्रीनगर बेमिना के अंदर सुबह मुकम्मल तमाम इंतजामात किए गए थे। कुछ हाजी साहिबान जो आज हज पर जा रहे थे, हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ने उनसे बात किया, ज़रा उनके पास वो बात पहले सुनते और उसके बाद सीधे इमरान के पास चलते हैं। खुशी अल्लाह ताला अल्लाह ताला मैं तो कर पे शौक तो बचन दोन वातो तौर कित पठन करू तो तैयारी यम साथ तुहस टिकट खस कि तो वनुक तम कित पट ओसु तो तैयारी करान, खुशी कित पट रोजान? खुशी वारिया खुशी दिलस में वारिया खुशी। अच्छा मे वन तो चूंकि वन चुनो तुम खुदाइन पन्निस घरस कुन, खास दुआ क्या तुहद तरफ दुआ क्या रोज खास? अल्लाह ताला कर अस खतर रुत तुल जान प्रत कस। बिल्कुल रफी आबाद लाइसर पे कचा खुशी वनकस? वारिया खुशी खुदा वातन तमाम ये उम्मतस तमाम मुसलमान वातन अ जाय पाकस पे। बजान वेसा तो निश तुहद जज्बात क्या वनकस? ये सोन जज्बात सठा खुश अल्लाह ताला ये आमीन। आना यह गोडनिक लट तो कित पट करू पनी तैयारी तो हाजी साहिबान से जो आज रवाना हुए और पिछले 5-8 दिन से काफ़ी मुश्किलात में ये हाजी साहिबान थे और कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि पाक भारत कशीदगी के बीच एयरपोर्ट पर जो नोटम लगाया गया था वो हटेगा नहीं हटेगा, परवाजें आएंगी नहीं आएंगी, और यहाँ से हज का जो सीज़न था वो भी बड़ा नज़दीक आ रहा है। जाओ सीधे चलते हैं जहाँ से इमरान नाइक हमारे साथ है। इमरान ज़रा अपडेट करें जी, दोनों परवाजें निकल चुकी हैं श्रीनगर से, एक तो अल सबा निकली है, दूसरी तकरीबन 8-8:30 बजे के बाद, लेकिन एक तरतीब जो थी कि श्रीनगर के हवाई अड्डे से सीधे जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होते थे, थोड़ा बहुत तरमीम आया है, अब दिल्ली और दिल्ली के बाद जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होंगे। देखिए पहली बात यह है कि आज श्रीनगर के हज हाउस के बाहर सुबह से ही रूह परवर मनाजिर देखने को मिले और यहाँ एक अलग ही समा, एक अलग ही फिजा थी, क्योंकि जो पाक भारत कशीदगी के बीच में जो हाजी साहिबान की जो परवाजें थी उनको मनसूख करना पड़ा और उसकी वजह से कई सारे जो हाजी साहिबान हैं, जो आज़मीन हज है, वो मायूस हुए थे। लेकिन जब अचानक खबर आई कि दोबारा से रिज्यूम हो रही हैं उनकी फ्लाइट्स और आज बाज़ाब्ता तौर पर सुबह श्रीनगर से आज़मीन हज जो है वो रवाना हुए, लेकिन इसमें एक और मायूस की कुल बात देर रात उस वक्त सामने आई जब आज़मीन हज से ये कहा गया कि जो फ्लाइट्स थे श्रीनगर से वो पहले दिल्ली रवाना होंगी और दिल्ली से
फिर बाद में जद्दा उनको रवाना किया जाएगा। पहले जो शेड्यूल था उसके मुताबिक तमाम आज़मीन जो हुजाज किराम है उन्हें श्रीनगर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से डायरेक्टली जद्दा की तरफ फ्लाइट्स थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स या टेक्निकल खराबी की वजह से इंतजामिया ने कहा है कि अब पहले उन्हें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के बाद वो वहां से अलग जो फ्लाइट्स हैं उनको दी जाएंगी और फिर उन्हें टेक ऑफ करके मदीना मुनव्वरा या जद्दा रवाना किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के जहां दिल्ली ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन ओवरऑल अच्छा इमरान, ये बताइएगा क्या जो आज से परवाजों का सिलसिला शुरू हुआ, दैट मींस ये इनडायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरब के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना नहीं होंगी, या एक दो दिन में ये कोशिश की जाएगी कि डायरेक्ट परवाजें हाजी साहिबान की जा पाई, या अब ये सेट शेड्यूल है कि पहले दिल्ली और दिल्ली से जिद्दा शरीफ के लिए? देखिए, अगर आपको याद होगा कि 3624 हाजी साहिबान को इस साल हज की सआदत नसीब होनी है और इस सिलसिले में 170 पहले ही श्रीनगर से डायरेक्टली जद्दा जा चुके, लेकिन आज जो 642 हुजाज हैं इन्हें थोड़ी सी मुश्किलात होंगी क्योंकि दिल्ली तक इन्हें पहले जाना पड़ेगा। लेकिन जो मजीद जो हुजाज है, जो मजीद जो फ्लाइट्स हैं, उस हवाले से अभी कुछ देर पहले हमने एक ऑफिशियल से बात भी की थी और उनसे ये जानने की कोशिश की, ताहम उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। अलबत्ता एक बात उन्होंने जरूर कही कि ये जो फैसला है ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हज कमेटी है उनको ये फैसला लेना है कि ये जो आइंदा जो रिशेड्यूल और बाकी जो फ्लाइट्स है उनको डायरेक्टली श्रीनगर से जद्दा लिया जाएगा या दोबारा से उनको भी श्रीनगर से पहले दिल्ली पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक इंडिकेशन उन्होंने जरूर ये दिया है कि शायद डायरेक्टली आने वाली जो फ्लाइट्स है उनको श्रीनगर से जद्दा ही जाना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के उसका फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। वो वहां पे रुके थे, जो उनके लिए इंतजाम किए गए थे, क्या कुछ इंतजाम थे और क्या वो उन इंतजाम से मुतमईन थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने कहा कि देर रात जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई और हाजी साहिबान का पहला जो रिपोर्टिंग टाइम था वो सुबह 6 बजे था, लेकिन अचानक जब ये बताया गया कि कुछ कंस्ट्रेंट्स है फ्लाइट्स ऑपरेशन में, तो फिर उन्हें 4:15 जो है पहले जो 170 हुजाज थे उनको बताया गया कि वो रिपोर्ट यहाँ पे करें। लेकिन कुल मिला के वो एक परेशानी का बाइस बन गया यहाँ पे हुजाज के लिए, उनके साथ जो लोग थे उनके अजीज अकारिब घर वाले थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंतजामिया ने इंतजाम किए थे उस हवाले से हुजाज किराम ने जो है अपनी जो है वो मुतमईन नजर आए, लेकिन जो फ्लाइट्स को श्रीनगर से पहले दिल्ली जाना पड़ा उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हज हाउस श्रीनगर से बता रहे थे कि 2 परवाजें आज रवाना होंगी। पिछले 8 दिन से श्रीनगर एयरपोर्ट पर बिना किसी परवाज को चलने की इजाजत नहीं थी। नोटम कल हटा है, जिसके बाद चंद परवाजें कल जरूर आई हैं और आज से बाज़ाब्ता तौर पर हज रिशेड्यूल जो है वो कर दिया गया था परवाजों के हवाले से। लेकिन श्रीनगर से इनडायरेक्ट फ्लाइट है, यानी पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होंगे। लेकिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों के बीच श्रीनगर के हज हाउस से एक और काफिला जो है वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। जी बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं। बात करते हैं रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की, जिसने गिला भी किया और शिकवा भी किया है। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का मानना है कि मौजूदा हालात के बीच में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ तमाम लोगों ने आवाज उठानी थी वो उठाई नहीं गई, और जिस तरीके से हर कश्मीरी को डॉप्ट किया जाता है कि वो OGW है, ये भी गलत है। इससे सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। ये बड़ा बयान पाक भारत कशीदगी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हर कश्मीरी को दहशतगर्द ना समझा जाए, उन्हें शक की नज़र से ना देखा जाए और ना ही उन्हें OGW समझा जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा किया जाना चाहे और जिस तरह से पहलगाम वाक़या पेश आए उसके बाद तमाम कश्मीरी जो है वो सड़कों पर निकल आए, उस हमले की शदीद मजम्मत की और कसूर वालों को सज़ा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लेकिन जो लोगों को अभी भी शक की नज़र से देखा जा रहा है ये बंद किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कई मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो शेलिंग से जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचा है, खासकर पूंछ, राजौरी, ऊडी, करना में एक तरफ से जहां इंसानी जानों का ज़िया हुआ तो दूसरी तरफ से इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन उन्होंने इस पर भी मायूसी का इजहार किया कि जो शेलिंग से जाम बहक लोग हुए
कुछ अफसरान भी हुए, उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं हुई, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, लेवल पर उनकी बात नहीं की। अगरचे पहलगाम हमले की या पहलगाम हमले में जो लोग निशाना बनाए गए उनकी बात हुई हर तरफ से, लेकिन जो शेलिंग से मुतासिर अफराद हैं उनकी किसी ने जो है बात नहीं की। इस पर भी उन्होंने मायूसी का इज़हार मानना किया। था कि पिछले 2 हफ्तों में बड़ा कुछ सीखने को मिला है, सूरत हाल को किस तरीके से निपटा जाए और कैसे मुस्तकबिल के अंदर अगर इस तरीके के हालात बने क्या कुछ करना है, इस ज़िमन में भी बड़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली है। याद रखिएगा, रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जब जम्मू का भी दौरा किया था तो कहा था कि अब बंकर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग रिहायशी मकानात पर की है, मजहबी मकामात पर की है, वो इंतहाई सख्त है, वो इंतहाई खतरनाक है और इससे निपटने के लिए हिकमत अमली को तरतीब देना है। रियासत के वज़ीर आला के चंद अल्फाज जरा समाअत कीजिएगा। Constituency for peace in Jammu and Kashmir. That constituency has to grow. You have to start trusting the people of Jammu and Kashmir. You have to start trusting the people of Kashmir. I think it's important that instead of randomly picking up and detaining people, we need to be more focused in the action that we take. Not every Kashmiri is a terrorist sympathizer. Not every Kashmiri is an overground worker of these terrorist organizations. So we need to stop treating every Kashmiri as though we suspect them. Not everybody who uses social media is doing so to demonize India. But somehow, oftentimes, we respond in a very heavy-handed manner. It's almost as if when all you have is a hammer, then everything to you looks like a nail. That's not the way we need to treat the people of Jammu and Kashmir. And that's the point I made. That's when I talked about this is an opportunity. Well, if the people weren't angry, Rajdeep, they wouldn't have come out. Nobody forced them to come out. It wasn't part of any government plan. It wasn't part of any political party's plan. It wasn't part of any individual's plan. It was a spontaneous expression of anger. But may I just add that where there was a spontaneous expression of anger about what happened in Pahalgam to those 26 innocent people, there's also a simmering disappointment that not enough is being said about all the people who died in this cross-border shelling. It's almost as if they're being paid lip service. The fact that as I said, we've lost people in Rajouri, we've lost people in Poonch, we've lost people in Uri, Baramulla. We've lost people cutting across religious lines. We've lost Muslims, we've lost Hindus, we've lost Sikhs. We've lost civilians, we've lost BSF troopers. If Gurdwaras and temples came in the range of shelling, so did 2 madrasas in Poonch. But somehow in the national narrative, while a lot is being said about the 26 people who died in Pahalgam, not nearly enough is being said about the innocent blood that was spilled. उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि हालात वाक़ात किस तरीके के हैं और क्या गिला शिकवा उनको अभी भी पूरे मुल्क से है कि जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए थी वो उठी नहीं है। बहरहाल एक और ख़बर से आपको बाखबर करते हैं। उमर अब्दुल्ला लगातार दौरे कर रहे हैं और रियासत के वज़ीर आला का एक और आज दौरा है। सरहदी इलाकों के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल का आज खुद जायज़ा ले रहे हैं और आज खबर ये है कि रियासत के वज़ीर आला नॉर्थ कश्मीर बारामुल्ला के दौरे पर हैं और थोड़ी देर में उड़ी सरहदी इलाके का मुफस्सल दौरा करने जा रहे हैं। उड़ी सरहदी इलाके के अंदर भी मुसलसल पाकिस्तान की शेलिंग हुई है और उस शेलिंग की वजह से भी काफ़ी नुकसान वहां पर उठाना पड़ा है, कई मकानात टूटे हैं। और इस बीच इतला यह है कि कल जहां फ्रंट लाइन कुपवारा पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, यहां पर आज उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो आज मुआयना करने जा रहे हैं। जहां अवाम के साथ, लोकल लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, वहीं पर माना जा रहा है कि मकामी मेंबरान असम्बली भी रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा इस दौरे के दौरान रहेंगे, जहां पर रिलीफ रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम को किस तरीके से हाथ में लेना है और क्या कुछ ज़रूरी इक़दाम उठाने उस ज़िम्मन में इक़दाम करने की कोशिश की जाएगी। याद रखिएगा, कल ही रियासत के वज़ीर आला ने कुपवारा ज़िले के दौरे के दौरान यह साफ कर दिया था कि NDRF या SDRF नॉर्म्स के तहत छोटी सी मुराद तो बहुत सारे लोगों को मिलेगी, लेकिन जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं शायद उन्हें इस दायरे में नहीं लाया जाएगा, लेकिन उनके लिए एक अलहदा
प्रोग्राम तश्कील देने की ज़रूरत है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़ेर ज़मीन बंकर जो बनाए गए अवाम की तरफ से, वहाँ पर उनका भी मुआयना किया, हालात का जायज़ा लिया कुपवारा के अंदर। और आज मुसलसल तीसरा दिन होगा जब वज़ीर आला सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे, शेलिंग से मुतासरा लोगों से बात करेंगे और उन्हें दिलासा दिलाने की कोशिश करेंगे कि पूरी रियासत उन लोगों के हमरा है। सीधे नॉर्थ कश्मीर चलेंगे, हमारे साथ इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, जरा अपडेट करें कि क्या कुछ प्रोग्राम है, कहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जा रहे हैं आज? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो है दौरे लगातार जारी है। पहले वो जम्मू के मुख्तलिफ सेक्टरों में गए, उसके बाद कुपवाड़ा टंगडार के मुख्तलिफ सेक्टरों में, और आज इनको बाकायदा तौर पर बारामूला के सरहदी इलाका उड़ी का दौरा करना है, जहाँ पे नासिर असलम वानी इनके हमरा होंगे और इसके साथ साथ एमएलए उड़ी या दीगर जो लीडरान हैं वो साथ में रहेंगे। बिलखुसूस अभी थोड़ी देर के बाद यानी कि 11 बजे के आसपास जो है वो चॉपर से आएंगे और बिलखुसूस वो उड़ी के सरहदी इलाके में जो है लैंड करेंगे, क्योंकि ये सूत्र का कहना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर आई है और देखा जाए उसके बाद जो मुतासरा खानदान जो शेलिंग से मुतासर हुए हैं उनसे वो मिलेंगे। खुसूसन लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें जहां पे इस शेलिंग की वजह से काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा, और देखा जाए आज क्या कहेंगे ये अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पैकेज के हवाले से बात करें या दिक्कत जो मामलों के हवाले से बात करें, उस हवाले से जो है साफ अभी थोड़ी देर के बाद जो वो मीडिया के साथ में बात करेंगे। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहां पर अभी मुतासरीन को रखा गया है, वहां उमर अब्दुल्ला जाएंगे या एग्जैक्ट जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस इमलाक को नुकसान पहुंचा है, एग्जैक्ट वहां का दौरा करेंगे? और ये भी साथ साथ बताइएगा कि क्या लोगों को अपने घरों की ओर मुंतकिल किया गया है या वो अभी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही है? देखिए जरूर, अगर देखा जाए उमर अब्दुल्ला साहब वो पहले सरहदी कस्बा उड़ी के उन मुतासरा खानदान से मिलेंगे जो वहां से शेलिंग से मुतासर हुए, और इसके साथ साथ देखा जाए चंद एक इलाकों में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए यानी कि जो यहाँ पे अलग अलग इदारों में लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। क्योंकि देखा जाए उड़ी के सरहदी इलाकों में जो है तकरीबन 80 से ज्यादा फीसदी जो फैमिलियां जो है वो वापस चले गई, हालांकि 20% जो है वो अलग अलग इलाकों में, चाहे बुनियाद की बात करें या बारामूला की बात करें या चंद के इलाकों की बात करें। और अभी थोड़ी देर के बाद जो है वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो विजिट करेंगे, उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इरशाद ज्वाइन करने के लिए। आप नजर बनाए रखें, उमर अब्दुल्ला जो ही वहां पहुंचेंगे तो हम तस्वीरें जरूर अपने नाजरीन के साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन बड़ा प्रेशर इस वक्त रियासती हुकूमत पर भी है, बाज़ाबादकारी के प्रोग्राम को तरतीब देना है, और यही वह शायद वक्त है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो आज खुद मुशाहिदा करना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़रूर हालात वाक़ात पर एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन तो बनाएंगे, लेकिन उमर खुद कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर हालात का जायज़ा लें और अपने जो काबिनी वज़रा है या सीनियर लीडर्स हैं उनको साथ रखा जा रहा है, ताकि जब कंप्रहेंसिव प्लान बनाया जाए किसी तरीके की कोई कोताही ना हो। तो ये प्लान बन के जाएगा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाई जाएगी कि इस बाज़ाबादकारी प्रोग्राम में अब आप मदद करें, क्योंकि स्टेट रिसोर्सेज शायद उतने नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके का नुकसान हुआ ये पूरा भी किया जा सके। एक और इसके बाद मशक्कत है जो दिल्ली से करनी पड़ेगी, और इस ज़िमन में उम्मीद लगाई जा रही है कि फराग दिलाना इमदाद भी वहां से मिल सकता है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा स्पीकर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और इतलात और खबरों के मुताबिक कई अहम कमेटियों के कयाम के लिए हरी झंडी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ कामों के लिए 13 हाउस कमेटियां तश्कील देनी है, और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के पास ये जिम्मेदारी है, वो ये कमेटियां तश्कील देंगे। और इन कमेटियों में खबर यह है कि मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ MLAs को इन कमेटियों में शामिल किया जाएगा और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि पहले मरहले में 3 मालियाती पैनल जो है वो तश्कील दिए जाएंगे, और कुल मिलाकर जो है वो मुख्तलिफ कामों के लिए जम्मू कश्मीर में 13 हाउस कमेटियाँ तश्कील देनी हैं, और ये हाउस कमेटियाँ जो है ख़ुद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर तश्कील देंगे, और मुख्तलिफ MLAs मुख्तलिफ पार्टियों से उनको इस कमेटी में शामिल किया जाए। प्रिविलेज कमेटी है जी, एनवायरनमेंट कमेटी है, पेटिशन कमेटी है, सबऑर्डिनेट्स लेजिस्लेचर कमेटी है, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी है, रूल्स कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है, और लाइब्रेरी कमेटी के क़याम को देना है। और इस ज़मन में हाउस पहले ही एक तहरीरी
जो हाउस के सामने है कि किस तरीके से कमेटियों को बनाया इकदाम किए गए और माना जा रहा है कि ये हाउस पैनल जो है वो बहुत जल्द सामने आ सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात सरहदों की हो रही तो जरा सरहदी इलाकों की और ही वापस चलते हैं और आपको बताते हैं कि सरहदी तनाव में थोड़ा सा फर्क जरूर देखने को मिला है। सरहद से गोलाबारी बंद हुई है, आसमानों से भी ड्रोन्स का आने जाने का सिलसिला बहुत कम हुआ है। इस बीच पीर पंचाल समेत दीगर मकामात पर आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर जिंदगी वापस आ रही है और घर छोड़े हुए लोग भी वापस अपने घरों की ओर आना शुरू हो गए हैं। रियासती इंतजामिया और पुलिस की तरफ से तमाम लोगों से मोहतात अंदाज में घर वापसी के लिए कहा गया कि यानी आसपास को पूरा देखें, अगर कहीं पर भी कोई शल है, कुछ इस तरीके का बारूदी मवाद है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, मकामी पुलिस को मुतल्ला करें ताकि उसे नाकारा बनाया जाए। और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का उड़ी का इलाका हो, पुंछ रजौरी का इलाका हो, वहां पर लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां चल रही है जहां पर हालात को सामान्य बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये वो शेल्स जो फेंके गए हैं, फटे नहीं हैं, उनको खास साफ करने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। इस बीच सरहदी इलाकों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके जहां स्कूल कॉलेज खोलने की बात आ रही है, वहीं पर इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है। इन अजला के अंदर तमाम मुलाजमीन के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो दफ्तरों के अंदर मौजूद रहे और कोई भी मुलाजिम या अफसर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके नहीं रख सकता है। दोनों डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके अवाम को हर मुमकिन मदद मिल सके, अवाम के दहलीज पर हुकूमत रह सके, इस ज़मन में इकदाम किए जा रहे हैं। जमशीद मलिक हमारे साथ के पास सबसे पहले चलते हैं। ताहिर जरा अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत है? हमारे पास जो जम्मू स्टूडियो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर जिंदगी लौटना शुरू हो गई है। जो लोग अपने घरोबार मालो जान को छोड़कर चले गए थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं। इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से काम कर रही है और बाज़ाब्ता तौर पर एक कोऑर्डिनेशन मैनर के तहत तमाम चीज़ों को दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है। जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि सीज फायर एग्रीमेंट के बाद एक दिन देखा गया कि सीज फायर वायलेशन हुई। उसके बाद जो है लोग डरे हुए थे, लोग वापस नहीं आ रहे थे, लेकिन कल से लोग जो है वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे। जो लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए थे, माइग्रेंट हो गए थे, वो लोग वापस अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं और जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, नॉर्मल लाइफ जो है उसमें लोग आस्ता आस्ता लौट रहे हैं क्योंकि लोगों को यकीन है कि अभी जो है सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके साथ साथ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहां लोगों के नुकसान हुए हैं वहां जगह जगह पे पहुंच रही है, उसका मायना कर रही है। उसके साथ साथ लिस्ट बना रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो इंडियन आर्मी के साथ एक सर्च ऑपरेशन जो है एक मुहिम चलाई है। जहां जहां शेल गिरे हैं वहां उस इलाके में वो जाके सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जहां कोई लाइव शेल दिख रहा है उसको जगह पे जो है वो ब्लास्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ लोगों के लिए एडवाइजरी है कि अगर जिस एरिया में शेल गिरा है, लाइव शेल गिरा है, उसके पास बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर आप उसके पास जा रहे हो। ये बताइएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है? पिछले कई दिनों से हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब था, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात थी और जो मुलाजमीन एक इलाके से दूसरे इलाके को और जिन्हें ड्यूटी के लिए जाना था वो भी काफी मुश्किलात से 2-4 थे। तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेस्टोर हो पाया है सरहदी इलाके के अंदर? जी शक, बिल्कुल। जो ही हालात ठीक हुए तो उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बेहतरी आई है। लोग जो है वो वापस आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो बहाल की जा रही है। ट्रांसपोर्ट के जरिए ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जो सेफ जोन में गए थे वो वापस ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आ रहे हैं। चाहे वो SRTC की बात करें या बाकी प्राइवेट गाड़ियों की बात करें, सारे जो है आस्ता आस्ता जो है वो नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं, सारा कुछ जो है बहाल हो रहा है। जी अशफाक। काज़मी ये भी बताइएगा कि जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई जिंदा शल ना हो, उसे नाकारा बनाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें भी देखी कि कई वहाँ पे जिंदा शल पड़े थे जिन्हें बाद में तबाह किया गया। ये जो ऑपरेशन है ये फिलहाल कब तक जारी रहेगा? क्या ये मुकम्मल हो गया है, आज मुकम्मल होगा, या अभी कुछ दिनों तक ये फिलहाल जारी ही रहेगा?
जी जरूर, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, इसमें काफी टाइम लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की तरफ से ये तब तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा जब तक पूरे इलाके को अच्छे तरीके से सैनिटाइज ना किया जाए, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी केव्स भी हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, सारे एरिया को जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। अच्छा, ये जरा बताइएगा, स्कूल कॉलेज की क्या कुछ पोजीशन है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रही थी कि अब जब नॉर्मल हो रहा है तो स्कूल कॉलेज को खोला जाए, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो ये फ्रंट लाइन वाले स्कूल हमारे हैं, कॉलेज हैं? जी शक, अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी पहुंचे, जो सरहदी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके स्कूल कॉलेजेस बंद है। उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो बिल्कुल सरहद के पास पड़ते हैं, वो शेलिंग जोन में थे। कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी लगता है कि कहीं किसी स्कूल में या किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में कोई लाइव शेल न पड़ा हो, जिससे जो है वो लोग, जो बच्चे हैं या फिर जो वहाँ स्टूडेंट्स है या जो वहाँ का स्टाफ है, उसको कहीं ना कहीं कोई खतरा हो। उम्मीद ये लगाई जा सकती है जो ही ये इलाका सैनिटाइज होता है, नॉर्मल होता है, तो 1-2 दिन में ये स्कूल कॉलेज जो है वो खोले जा सकते हैं। जी गौर, चलिए, बहुत शुक्रिया काज़मी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, पुंछ राजौरी की डिटेल्स बताने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करके जिंदगी जो है वो वापस पटरी पर लौटना शुरू हो गई है। इस बीच तमाम नजरें जो हैं वो अभी भी मरकूज है सरहद पर कि सरहद किसी तरीके से आग ना उगले, ताकि सूरत हाल मजीद बेहतर हो सके और नॉर्मलाइज सिचुएशन हो सके। यहाँ पर जी छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि फर्जी कंपनियां आपने देखी थी, फर्जी इन्वेस्टमेंट्स आपने देखी थी, लेकिन अगर कानून के मुहाफिज भी फर्जी निकले तो सवाल बनता है। और 16 साल का वक्फा जब लगे इसको देखने में कि क्या यह फर्जी है नहीं है, तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि पूरी कश्मीर वादी के अंदर इस वक्त एक बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है, उस क्रैकडाउन की भी बात करेंगे। और बात भारत पाकिस्तान की भी करते हैं, जहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 9:34 हुआ चाहते हैं और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि 16 साल बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने का फैसला सामने आया है, जिसमें एक जाली कानून की डिग्री रखने वाले पर, एक एडवोकेट पर कार्रवाई हुई है और इनका लाइसेंस मनसूख हुआ है। लेकिन हैरत की बात और अलमिया की बात यह है कि 16 साल तक ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में काम करता रहा, तब जो कानून के मुहाफिज है
उन्हें इसका अता पता नहीं चला और अब 16 साल के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल ये जो एडवोकेट है इसकी लाइसेंस मनसूख कर दी है। बताया जा रहा है कि इसके पास जो LLB की डिग्री थी ये जाली थी, फेक थी और फिलहाल इन्हें जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से या बार कोर्ट से जो है इन्हें मनसूख कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 16 साल बाद ये पेशरफ्त हुई है कि इनके पास LLB की फेक डिग्री है। आपको बता दें कि इनका नाम एडवोकेट सज्जाद अहमद शाह बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन रात देर गए जारी की गई है जिसमें यह साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने एक करारदाद 29/4/2025 पर समाअत की, उसको देखा और उसके बाद जो एनरोलमेंट हो गया था एक वकील साहब का JK225/09 डेटेड 17/7/2009 और ये इशू किया गया था जी सज्जाद अहमद शाह के नाम। इसे पूरी तौर पर वापस लिया जाता और बार काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर से उसे बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो डिग्री दिखाई थी वो फर्जी थी और 16 साल लगे ये पता लगाने में और ये पता होने में कि वकील जो अदालत के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर अपनी वकालत करता रहा, जनाब ये फर्जी आदमी है और इसके पास किसी तरीके की भी कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर्स के बारे में आपने पहले सुना था, फर्जी डॉक्टर है और फर्जी मौलवी हमने सुने थे और फर्जी वकील भी आपके सामने। इसलिए जब भी आपका कोई केस हो पहले पूरा पता करें जनाब कहीं ये फर्जी तो नहीं है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा पुलिस कार्रवाई की करते हैं जो मुसलसल जारी है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस मुतहरिक है और जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ कर रही हैं और इतलात और ख़बरों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान ये छापामार कार्रवाइयाँ लगातार जारी है। दहशत गर्दों के मुआविनीन पर यह कार्रवाई की जा रही है और ममनुआ तंजीमों के साथ वाबस्ता रह चुके अफराद के अहल खाना के साथ पूछताछ हो रही है। उनके घरों में पूछताछ के साथ साथ चेकिंग भी की जा रही है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कल भी मजिस्ट्रेट की निगरानी में 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर कार्रवाई हुई है और आज भी ये कार्रवाई जो है वो मुसलसल जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई उस ज़िमन में की जा रही है जो मुख्तलिफ FIRs UAPA के तहत पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं और मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब यह कार्रवाई अमल जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे किसी भी जगह से कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है, ताहम डिजिटल एविडेंसेस काफ़ी ज़्यादा पुलिस के हाथ लगे हैं जिनको मजीद तहकीकात के लिए रखा गया है और जो क्लियर होंगे उन्हें वापस किया जाएगा। जिनमें कुछ ऐसा पाया जाएगा उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई आगे भी होगी। फिलहाल आज भी यह कार्रवाई मुख्तलिफ मकामात पर जारी है और UAPA कानून के तहत जो FIRs ऑलरेडी पुलिस के अंदर दर्ज हैं उन्हीं केसेस पर मुकम्मल तौर पर कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जा रही है। यह तो थी बात जनाब क्रैकडाउन की, लेकिन ज़रा बात करते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से एक और अहम और बड़ी खबर, जहां कल भारत की तरफ से हाई कमीशन पाकिस्तान के अंदर एक ऑफिशियल को बाहर 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने के लिए हुक्म जारी किया और उसे नापसंदीदा अफसर करार दिया। वहीं पर पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की है और पाकिस्तानी कार्रवाई में भी इस तरीके की इतलात और ख़बर है कि वहाँ पर भी एक और अफसर को 24 घंटों के अंदर अंदर निकलने के अहकाम जारी कर दिए हैं और ये डिप्लोमेटिक वॉर जो है वो इस वक्त चल रहा है। वजारत
को बता रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जंग जो है वो मुसलसल जारी है। कल भारत की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर एक मुलाजिम को मुल्क छोड़ने के लिए अहकाम जारी किए थे और ये कहा था कि 24 घंटों के अंदर आप भारत को छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि वो शख्स मोहम्मद एहसानुर रहमान जो पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर काम कर रहे थे, जो पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता दिनों कार्रवाई की, उसमें इस अफसर का नाम आया था, लेकिन सफारती महाज पर इससे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो सकती, लेकिन इसे नापसंदीदा अफसर करार दिया गया और इसे वापस भेजने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। और इसी के रद्द अमल में पाकिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर भारतीय सफारत खाने में एक और अफसर को वहाँ से निकालने की बात सामने रखी और उसे भी 24 घंटे का वक्त दे दिया है। तो ये आपस में जो है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन ज़रा बात आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो बड़ी अहम है। और इस ज़िमन में इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत सरकार का मौक़िफ़ दोबारा सामने आया है। कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ सीज़ फायर हुआ है सरहदों पर, आसमानों में और समंदरों में, लेकिन जो बाकी मानदा फैसले हैं जिनमें डिप्लोमेटिक टाइज को लगभग ख़त्म करना और सबसे बड़ा फैसला जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको फिलहाल सस्पेंड करना, वो आज के दिन भी सस्पेंशन में है। और ये बड़ा फैसला जो है वो कल सुनाया गया, साफ कर दिया गया दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी पर जो फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तय वो बरकरार है। सिंध तास आबी मुआहिदे पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। जिस तरीके से इस मुआहिदे के तमाम शिकों को मुलतवी कर दिया गया था, सस्पेंशन में डाल दिया गया था, एबेंस में डाल दिया गया था, वो मुसलसल चलती रहेगी। भारत सरकार अपने तरीके से तमाम मामलात को देखेगी, पानी के इस्तेमाल, पानी के बहाव और दीगर मामलात पर कोई भी पेशगी इत्तला सिंध तास आबी कमीशन को फराहम नहीं की जाएगी और यह सिलसिला चलता रहेगा। याद रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी सन 1960 में दस्तखत हुई थी, जब वर्ल्ड बैंक ने इसमें मसालत की थी, मसालतकार के तौर पर वो आए थे। तब से लेकर लगातार हालात जिस तरीके भी रहे, इंडस वाटर ट्रीटी चलती रही, लेकिन 22 रन पहलगाम में पेश आए वाक़या के बाद भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक टाइज तो ख़त्म कर ही दिए लगभग, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया जिससे पानी वाला जो है फैसला कहा जाता है और वाटर डिप्लोमेसी कही जा रही है। और इस तहत सिंध तास आबी मुआहिदे को ख़त्म करने, सिंध तास आबी मुआहिदे को सस्पेंशन में डालने की बात कही गई थी। कल दफ्तर खारजा ने इस बात की वजाहत दोबारा कर दी। अब ये बात क्यों सामने आई है? जो ख्वाजा आसिफ है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, वज़ीर खारजा भी पाकिस्तान के है, वो मुसलसल बयान दे रहे हैं कि जनाब भारत पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात तब बेहतर हो सकते हैं जब हिंद ताज आबी मुआहिदे पर गुफ्तगू होगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। गुफ्तगू अगर होगी, बातचीत अगर होगी, तो वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर होनी है, वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ होनी है, उन टेरर कैंप्स के हवाले से बात होनी है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रही है। भारत सरकार का मौका पहले ही सामने आया है। इस बीच मुसलसल पाकिस्तान से बयान भी आ रहे हैं, लेकिन दफ्तर खारजा ने साफ कर दिया कि एबेंस में डाल दिया है जी इंडस वाटर ट्रीटी और कोई भी बदलाव इस ज़िमन में नहीं हुआ है। हो रही है तो आपको बता दें कि भारत ने उन मुल्कों के खिलाफ भी अपना सख्त रुख इख्तियार किया है जिन्होंने इस दौरान पाकिस्तान की हिमायत की थी, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। उस हवाले से अब भारत सरकार ने उन मुल्कों की सामने रख रहे हैं कि एक और ऑनलाइन कैंपेन इस वक्त चल रहा है और यह कैंपेन तुर्की और आज़रबाईजान के खिलाफ चलाया जा रहा है और कैंपेन के हैशटैग्स ये हैं
कि बाइकॉट तुर्की, बाइकॉट आज़रबाईजान, यानी जो लोग सयाहत के लिए आज़रबाईजान जाते थे, जो लोग सयाहत के लिए तुर्की जाते थे या तुर्किया से किसी भी तरीके का कोई तिजारत कर रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक बड़ा कैंपेन मुल्क भर के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया गया है कि बाइकॉट ट्रैवल, यानी किसी न किसी तरीके से जो सयाहत आज़रबाईजान और तुर्की के लिए लोग जा रहे थे, इसको ख़त्म करने की भी बात हो रही है। और दूसरी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जितनी भी तिजारतें हो रही हैं या कंपनीज के साथ MOUs हैं, उन्हें भी ख़त्म किया जाए। ये हैशटैग इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो चलाया जा रहा है और ये साफ किया जा रहा है कि ये मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि ये दोनों मुल्क पाकिस्तान की पुश्तपनाही पर थे। आज़रबाईजान और तुर्की जिन्होंने भारत मुखालिफ ऑपरेशन में खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, और यही वजह है कि तुर्की से आने वाले सेब पर मजीद टैरिफ लगाने की बातें आ रही है और सरकार पर एक दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के साथ भी तमाम ताल्लुकात को ख़त्म करने की बातें जो है वो सामने आ रही है। याद रखिएगा, एक अच्छी खासी तादाद में लोग आज़रबाईजान सयाहत के लिए जाते हैं, लेकिन मेक माई ट्रिप जैसी कंपनी ने भी इस कैंपेन का हिस्सा बने हैं और उन्होंने कहा कि तिजारत बाद में, बिजनेस बाद में, सबसे पहले देश, और देश की यह आवाज़ है कि इन दोनों मुल्कों के खिलाफ बाइकआउट किया जाए। यह कैंपेन जोरों के साथ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है। रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जरा बात उस सियासत की भी करते हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है। कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर दिया गया बयान बहुत सारे लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने भी कमर कस ली है। उस बयान आने के बाद बयान क्या है आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि तमाम एयरपोर्ट्स पर मुकम्मल तौर पर परवाजें चलेंगी। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला है। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जिन्होंने अफवाज के खिलाफ या जो कर्नल सूफिया है जिनका ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम किरदार रहा था, लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ गलत बयानी की थी उन पर अब सरकार जो है एक्शन लेगी और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक वज़ीर है जिनका नाम कुंवर विजय शाह बताया जा रहा है, ट्राइबल वेलफेयर की मिनिस्टर है एमपी के, और इन्होंने सूफिया कुरैशी के खिलाफ गलत बयानी की थी जिस पर बीजेपी ने सख्त नोटिस लिया है। आपको बता दें कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस रहनुमा की गलत बयानी की तनकीद की थी और ये जो कुंवर शाह है ये एमपी है, वज़ीर बराए कबायली बहबूद, और इनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा क्योंकि इन्होंने जो कर्नल सूफिया। रियासती वजीर कुंवर विजय शाह ने कर्नल सूफिया का जिक्र किया था और कर्नल सूफिया का नाजेबा अल्फाज के साथ जिक्र करके पेश करना ये भारी पड़ सकता है। कांग्रेस ने पहले ही महाज खोल दिया है मध्य प्रदेश के अंदर मरकजी रियासती वजीर के खिलाफ। वहीं पर इत्तलात और ख़बर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी डिफेंसिव मोड में इस पूरे मामले पर चली गई है और रियासती वजीर के खिलाफ वजह बताओ नोटिस और माफ़ी मांगने के लिए भी कहा जा सकता है। इस तरीके की इत्तलात और ख़बर जो है वो सामने आ रही है। याद रखिएगा कि तीनों अफवाज में से जब ब्रीफिंग चल रही थी तो फॉरेन सेक्रेटरी और दो खवातीन सामने आई थी जिन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से गुफ्तगू की थी और उनमें से एक कर्नल सूफिया भी है जो फ़िज़ाई महाज पर डटी हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि किस तरीके का ऑपरेशन था और मुसलसल मीडिया को ब्रीफ करती रही। इस बीच मज़कूरा मिनिस्टर का जो बयान है वो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी महाज पर काफ़ी ज़्यादा गर्माहट इसमें देखने को मिल रही है। सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है। मरकजी रियासती वजीर की तरफ से किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट भी जो है वो देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एयरपोर्ट्स की करते हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट्स बंद पड़े थे और अगर खोले भी गए तो बहुत सारी बड़ी कम परवाजें जो थी वो चल रही थी। और इस बीच खबर ये है कि तमाम 32 के 32 एयरपोर्ट्स पर जहां पर नोटम लगाया गया था 15 मई से मुसलसल परवाजें चलेंगी और बैक टू नॉर्मल 15 मई से तमाम एयरपोर्ट्स होंगे और तमाम पाबंदियां 15 मई के बाद ख़त्म कर दी जाएंगी। सरकार की तरफ से कई एयरपोर्ट्स पर जो है वो कुछ परवाजें चलती हैं, कुछ रुक रही हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के बने हुए थे, लेकिन नोटिस टू एयरमैन 15 मई को ख़त्म हो रहा है और 15 मई के बाद तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं पूरे मुल्क के अंदर, स्पेशली वो 32 एयरपोर्ट जहां पर नोटम जारी किया गया था, इसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की तरफ से रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की जानकारी दे दी गई कि मुल्क के अंदर 32 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था, नोटम लगा दिया गया था, लेकिन अब 15 मई के बाद बाज़ाब्ता तौर पर परवाज़ों का आने जाने का सिलसिला बैक टू नॉर्मल होगा और वापस उसी तरीके से परवाज़ें चलेंगी जिस तरीके से पहले चला करती थी। याद रखिएगा, बड़ी 2-3 एयरलाइंस ने पिछले 2 दिन से लगातार कुछ परवाज़ें कैंसिल की हैं, कुछ परवाज़ें चलाई हैं और ये कहा कि सेफ्टी
प्रिकॉशनरी मेजर्स और दीगर मामला को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं, लेकिन मरकजी वजीर की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम एयरलाइंस को यकीन दिलाया गया है कि हालात पुरअमन है, वो अपनी परवाजें चला सकते हैं और इस ज़िमन में नोटम जो है वो ख़त्म हो रहा है। 15 मई के बाद मुसलसल तमाम एयरपोर्ट्स पर रूटीन के तहत काम होगा, चाहे वो श्रीनगर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो जम्मू का एयरपोर्ट हो, या वो 32 एयरपोर्ट हो जो उस फहरिस्त में आए थे जहां पर नोटम लगाया था, नोटिस टू एयरमैन किया गया था और परवाजों के आने जाने पर कदगने थी, कम परवाजें चल रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो नोटम खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एयरपोर्ट्स के हवाले से हो रही थी, परवाज़ों के हवाले से हो रही थी। 15 मई से तमाम जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात और एक रियासत की आपके सामने रखते हैं, बात हरियाणा की करते हैं और आपको बता दें कि हरियाणा में 25 मई तक जो ड्रोन है उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में 25 मई तक ड्रोन सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से हिदायत दी गई है, क्योंकि शुमाली हरियाणा के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि फ़िलहाल 25 मई तक किसी तरह की भी ड्रोन सरगर्मी नहीं होगी और इंतज़ामिया ने यह भी साफ किया है कि किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है और अनमैनेड एरियन व्हीकल्स या ड्रोन जो है इन पर 25 मई तक लगातार पाबंदियाँ आयद रहेगी, क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान कशीद के हालात है उसके पेश नज़र बताया जा रहा है कि ये फैसला लिया गया है और हरियाणा की सिविल डिफेंस जो है वो इस हवाले से तैयार है, किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए वो तैयार है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जानिब से सिविल डिफेंस वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कैंपस भी कई एक डिस्ट्रिक्टों में और सब डिविजन्स में लगाए गए हैं ताकि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग की जाए कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जाए, उसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि 25 मई तक ड्रोन सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। चलिए जनाब, प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हमें और आखिरी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। बड़ी अहम और बड़ी खबर सऊदी अरब से दोबारा सामने आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है और सीरिया के लिए एक बड़ी राहत इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि खबर सऊदी अरब से सामने आ रही है जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिस दौरान उन्होंने ये कह दिया है कि सीरिया पर लगी पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। बड़ी खबर आपके सामने है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है और यह फैसला सुनाया है कि सीरिया पर लगी तमाम पाबंदियों को ख़त्म किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिकी वस्ता के हवाले से बड़ा बयान और ये साफ कर दिया कि शाम पर लगी तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। सऊदी अरब में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और जब ये बयान उन्होंने दिया उसके फ़ौरन बाद सऊदी अरब हुकूमत का भी रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहरहाल एक बेहतर इक़दाम है, बेहतर कदम है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया है। सीरिया शाम के लिए बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं और माना जा रहा है कि सऊदी अरब के वलीअहद सलमान की तरफ से मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बताई जा रही थी कि इस तरीके का ऐलान किया जाए और आज सऊदी अरब की सरजमीन से यह बड़ा ऐलान थोड़ी देर पहले कर दिया गया है। And you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make it. Be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
चलिए, बड़ा बयान सिर्फ चंद अल्फाज का था, लेकिन बड़ी खबर चलते चलते डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सुनाई कि सीरिया पर लगी तमाम पाबंदियों को हटाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में मुझे और जहूर को आप देंगे इजाजत। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दे इजाजत। अल्लाह हम नासिर।